नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अल्मोड़ा में बालिका पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 विकास खंडों से चयनित छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएम अल्मोड़ा आलोक पांडे ने कहा कि बालिकाओं के उत्थान और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया और बालिकाओं के उत्थान के लिए समर्पित योजनाओं की जानकारी दी। डाइट में बालिका पंचायत का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और सारे हमारे 11 जो ब्लॉक हैं, ब्लॉकों से चयनित जो बच्चियां हैं वो आई हैं। विभिन्न कार्यक्रम के रूप में, विभिन्न कौशल के रूप में उनका आज प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो सफल होगा कल पुरस्कृत किया जाएगा और उनके बीच मेरा संबोधन था। और बालिकाओं के लिए हम बहुत जनपद में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मेयर का पद भी जो है बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तमाम रोजगार के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल बोर्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। डाइट में बालिका पंचायत का जो है पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, मसूरी मॉल रोड पर दिन दहाड़े गढ़वाल टेरेस के सामने खड़े पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई करने के बावजूद भी रात को अंधेरे में भूमाफिया द्वारा पहाड़ काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। इसके पहले भी एसडीएम अनामिका सिंह ने मसूरी पुलिस और खनन विभाग को अवैध रूप से पहाड़ काटने को तत्काल प्रभाव से रुकवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने एसडीएम के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम किया है। कई वर्षों से मसूरी के जंगल और पहाड़ों पर माफियाओं की नजर लग गई है और वो पहाड़ और जंगलों को बर्बाद करने में तुले हैं। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है, सेंट एंड्रयू एस्टेट। ये गढ़वाल टेरेस होटल जो सरकारी होटल है, उसके ठीक सामने है। इस पर बिल्डर्स के द्वारा, जो मसूरी का एक माफिया भी बन गया है, उसके द्वारा पहाड़ काट करके रात के अंधेरे में पहाड़ को काटा जाता है। जब दुनिया सोती है, जब मसूरी वासी सोते हैं, उस समय यहाँ पहाड़ की कटिंग हो रही है अवैध रूप से। जब शिकायत की गई तो एमडीडीए द्वारा पहले तो चालान किया गया और लगातार चालान करने के बाद भी पहाड़ खोदा जा रहा था, तो एमडीडीए द्वारा इसको सील कर दिया गया है। लेकिन आज देख रहे होंगे वो सील टूटी हुई है और दूसरी जगह से मलबा गाड़ियों के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। विगत कई वर्ष लोहाघाट के तल्ला कोली ढेक में पिछले 12 दिनों से जल निगम के द्वारा बनाई गई जल जीवन मिशन योजना के नलों में एक बूंद पानी नहीं निकल रहा, जिस कारण गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को रिटायर कैप्टन मोहन सिंह ढेक ने बताया कि पिछले 12 दिन से गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल निगम के अधिकारियों को समस्या बताने के बावजूद अभी तक समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ग्रामीण काम धाम छोड़ दूर दूर से पेयजल लाने को मजबूर हैं। वहीं जल निगम के अधिशासी अभियंता बीके पाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अभियंता को पेयजल योजना दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारी एकल लाइन जो कि मायावती से कोली ढेक तक आती थी, 2023 में इसको हमने घर घर जल घर घर नल में विभाग के कहने के मुताबिक इसको ट्रांसफर कर दिया था। यह लाइन कोली ढेक झील के नीचे से आज भी सुचारू रूप से चल रही थी। जब इसमें पानी भर रहा था, अभी मैंने विभाग से रिक्वेस्ट की कि इस लाइन को डाइवर्ट करें। विभाग ने ठीक उसी समय इसको डाइवर्ट करके जल संस्थान को पैसा भी आवंटित कर दिया था, ऐसा मैंने सुना है। जल संस्थान ने सुना है कि उन्होंने किसी को ठेका दिया है, जो कि 2023 से अब तक ना बन सकी। इसमें एक टैंक बनना था और लाइन डाइवर्ट होकर आना था। सितारगंज के महाराज अग्रसेन ट्रस्ट के सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ने जनसमस्याओं को सुना। साथ ही जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से निस्तारित करना सुनिश्चित करने के समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को त्वरित हल करना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए तहसील दिवस में पंजीकृत समस्याओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशील होकर शालीनता से जन समस्याएं सुने और उनका समाधान करें।
लगभग 22 शिकायतें आई हैं। इसमें हम लोगों की कोशिश ये रही कि जो हमारी जो दीर्घकालिक शिकायतों को छोड़कर बाकी सभी शिकायतों का यहीं पे निस्तारण किया गया है। यहाँ पे जो भी जनता के जो हमारे दिक्कतें थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए कि वो जनता से संवाद हमेशा बनाए रखें, जनता की शिकायतों को तुरंत समाधान करें और इसके अलावा शीतकालीन भ्रमण के लिए भी निर्देशित किया गया है कि सभी पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी शीतकालीन भ्रमण के रोस्टर के अनुसार ग्रामों में निवास करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस भी आज राजभवन कूच कर रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके का काम कर रही है। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेसी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश में है। देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है। और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक और जहां कांग्रेस ने पहले ही सभी निकायों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, वहीं अब भाजपा ने सभी निकायों के लिए अपने पर्यवेक्षक बना दिए हैं, जिनके ऊपर चुनाव की रणनीति और जिताने की जिम्मेदारी होगी। इसी को लेकर काशीपुर नगर निगम में भाजपा ने किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अपना पर्यवेक्षक बनाया है। क्या है भाजपा की निकायों को लेकर रणनीति? इन सब मुद्दों को लेकर टीवी 24 ब्यूरो चीफ योगेश शैली ने राजेश शुक्ला से खास बातचीत की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। खास तौर पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हीं में से पूर्व विधायक किच्छा के राजेश शुक्ला जी, जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। तो किस तरीके से रहेंगी निकाय चुनाव की तैयारियां और खास तौर पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या है रणनीतियां? देखिए, हमारी पार्टी एक तो कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है और हम लोग 12 महीना और हफ्ते के 7 दिन पार्टी काम में लगे रहते हैं। कभी संगठन काम चलता है, कभी संस्था काम चलता है, कभी कोई ना कोई चुनाव रहता है, तो पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और इस बार भी चूंकि नगर निकाय के चुनाव अपेक्षित थे, इसलिए पार्टी पहले से ही हर स्तर पर तैयारी में जुटी हुई थी। हम लोग पूरे तैयार हैं और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ताओं को उसकी क्षमता के अनुरूप कोई ना कोई काम सौंप दिया गया है। उसी क्रम में पर्यवेक्षक बना के भेजे जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हर हाल में हम लोग चुनाव जीत कर आए। 11 नगर निगम हमारे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि 11 की 11 हम जीत कर आए और जो 45 नगर पालिकाएं हैं उनमें से ज़्यादातर हम जीत कर आए, लगभग 90% से ऊपर जीत कर आए। ऐसा लक्ष्य हमारा है। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी, जो प्रदेश के लिए योजनाएं बना रहे हैं और जो केंद्र से पैसा ला रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है, तब से इन पंचायतों का बड़ा महत्व है, नगर पंचायतों का, नगर निगमों का या ग्राम पंचायतों का, क्योंकि त्रिस्तरीय बजट में इनको भी राज्य वित्त का अच्छा खासा बजट मिलता है विकास के लिए। तो जिस तरह की पॉलिसी अपनाकर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत सरकार नीतियां बना रही है, राज्य सरकार नीतियां बना रही हैं, ये तभी धरातल पर आएंगी जब पंचायतों में भी हमारे लोग हों। और इसलिए इन चुनावों को बहुत गंभीरता से लेते हुए हम कोशिश में हैं कि वार्ड स्तर तक, चाहे पार्षद हमारे हों, चाहे हमारे वार्डों में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के हमारे सभासद हों, वहां तक अधिकतम सीटों में भाजपा जीत कर आए, ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ देकर हम आम जन के विकास के लिए काम कर सकें। काफी बेबाकी से आपने अपने सवालों का जवाब दिया। खासतौर पे जो किच्छा क्षेत्र में देखा जाता है, प्रतिद्वंदिता कहीं ना कहीं नजर आती है। हर बार एक योग्य प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रमुखता होगी
ऐसे कैंडिडेट की जिसकी जनता के बीच में एक बेहतर छवि हो और जो पार्टी को जीत दिला सके। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता है। कैमरामैन सौरभ राजपूत के साथ योगेश शैली, टीवी 24 देहरादून। प्रदेश में पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल बीते 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं और हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनावों का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाए। भू कानून अभियान से जुड़े 5 लोगों का दल आज अल्मोड़ा पहुंचा। इस अवसर पर दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए भू कानून को लेकर अपनी सकारात्मक राय प्रकट की। दल ने कहा कि भू कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रति आभार जताने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। दल ने राज्य के सभी देवी देवताओं, शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करने की बात कही। संयोजक शंकर सागर ने बताया कि दल देहरादून से राज्य के सभी जिलों में मंदिरों में जाकर आभार व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात कर भू कानून को लेकर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। पहली बार भू कानून हमने पूरी देवी देवताओं के श्री चरणों में अर्जियां अर्पित की थी और हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी वादा कर रहे हैं, समयबद्ध हैं, कटिबद्ध है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में बजट सत्र में हम भू कानून ले आएंगे। इसलिए हमें सारे देवी देवताओं का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, साथ साथ में सारे डीएमओ का और शासन प्रशासन के अधिकारियों का, ताकि उनका मोरल बूस्टअप हो, उनका भी हम आभार व्यक्त। पहली बार भू कानून। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी चिकित्सकों और कार्मिकों के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि एसओपी बनाने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में एसओपी बनने की उम्मीद है। जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व है, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो है ये एसओपी जो है तैयार हो जाएगी। और फिर जो है ताकि जो है किसी भी कार्मिक को यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, और जो हमारे जो उपचार की व्यवस्था है हर चिकित्सालय में, उसमें कहीं पर भी कोई जो है परेशानी उत्पन्न न हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की और बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करेंगे। यूसीसी को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियों में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अधिक आपदा वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन अपने स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि
जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इस समय ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे। प्रदेश में बीते दिनों सोशल मीडिया पर भैरव मंदिर क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर परिसर में जूते पहनकर डंडे से भैरवनाथ मंदिर की मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पता चला कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति केदारनाथ पुनर्निर्माण में लगी गावर कंपनी का मजदूर है। वहीं पुलिस जांच के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें एक व्यक्ति जूते पहन करके भैरवनाथ मंदिर में कुछ हाथ में डंडा लेकर के मूर्ति से छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था, तो इसको तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लिया है और इस संबंध में जो संबंधित व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ जो है तुरंत अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो है एक टीम बना करके उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज दी गई है। हरिद्वार की बात करेंगे, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में काम कर रही एक युवती पर युवक ने अचानक गोली चला दी। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में सिडकुल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय से और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चली है। जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा है। रेणु जोगी ने कहा कि कांग्रेस में जेसीसीजे के विलय के लिए पत्र लिखा है। उम्मीद है कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। निवेदन किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज, विपक्ष के नेता श्री चरणदास बहन जी और प्रभारी सचिव महासचिव श्री सचिन पायलट जी से, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को वापस कांग्रेस में विलय करते हुए हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लें। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विपक्ष के नेता